सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 26 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं निबंध लेखन के विषय में कि किस प्रकार से निबंधों को लिखा जाता है। पाठ 26 निबंध लेखन। जो बच्चों निबंध लेखन है, ये हमारे हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। निबंध लेखन को अपने आप में एक बहुत बड़ी कला माना जाता है। इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो निबंध के द्वारा लेखक अपने विचारों को, अपने भावों को बांधने का प्रयास करता है। निबंध का अर्थ ही होता है बांधना। जब वह अपने विचारों को, अपने भावों को एक सीमा में बांधकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसके लिए एक कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है उसे, कि जो भी बात वो निबंध में कहना चाह रहा है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। साथ ही साथ वे अपनी जो मुख्य बातों को, जो निबंध में लेना चाह रहा है, उसके मुख्य बिंदुओं का ध्यान रख के अनावश्यक रूप से निबंध का विस्तार ना करे। वह छोटे छोटे अनुच्छेदों का प्रयोग करके अपने निबंध को विस्तार दे और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे कि किस प्रकार से उसको निबंध का प्रारंभ करना है और किस प्रकार से अंत करना है। साथ ही साथ हमारी जो भाषा है, जो निबंध लेखन में वह प्रयोग कर रहा है, वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। वह अपने निबंध में मुहावरों का, अलंकारों का और साथ ही साथ कुछ दोहों का या फिर महापुरुषों के द्वारा कहे गए कथन, महत्वपूर्ण बातें, उन सभी का वह निबंध में समावेश कर सकता है। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि अनावश्यक विस्तार ना हो। जो भी बात वो कहना चाह रहा है वो पाठक अच्छे से समझ पाए। तो अब हम कुछ निबंधों को पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं और किस प्रकार से उनको विस्तार देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला निबंध पढ़ते हैं, क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन। तो यहाँ पर लेखक ने कोई मैच देखा है क्रिकेट का, वह उसका वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से जब वह मैच देख रहा था तो उसको किस प्रकार की अनुभूति हो रही थी और मैच में क्या क्या हो रहा था। तो चलिए पढ़ते हैं। व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए शिक्षा और भोजन के साथ साथ खेल कूद भी परमावश्यक है। खेल जहां एक और मनोरंजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनसे खिलाड़ियों में अनुशासन और परस्पर सद्भाव जागृत होता है। मानव के विकास में खेलों के महत्व को समझाते हुए आज उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक मैचों का आयोजन किया जाता है। आजकल सर्वत्र क्रिकेट का बोलबाला है। एक दिवसीय क्रिकेट के मैचों ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष नवंबर में हमारे विद्यालय में खेलों का आयोजन हुआ। इसमें हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम का मुकाबला स्थानीय डीएवी इंटर कॉलेज की क्रिकेट टीम से हुआ। हमारे विद्यालय की क्रिकेट नगर की बहुत सुदृढ़ टीम है। हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही बहुत कुशल हैं तथा क्षेत्र रक्षण बहुत चुस्त है। दूसरी टीम भी बहुत सुदृढ़ थी। खेल का आयोजन जिमखाना मैदान में हुआ, जो नगर के बीचों बीच स्थित है। दोनों टीमों का मुकाबला बहुत रोमांचक रहा, जिसकी याद सदा स्मृति में बनी रहेगी। यह मैच 50-50 सीमित ओवरों का खेल था। खेल 9 बजे शुरू होना था। दोनों विद्यालयों के छात्र और बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय दर्शक वहां एकत्रित थे। मैं समय से पहले ही वहां पहुंच गया था। खेल के आयोजन की सुंदर व्यवस्था थी। मैदान में सफेद चूने से रेखाएं खिंची हुई थी, जो दूर से ही चमक रही थी। मैदान के चारों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। सभी स्थान लगभग घिर गए थे। जिला विद्यालय निरीक्षक इस मैच के मुख्य अतिथि थे। कुछ ही देर में दोनों टीमों के कप्तान भी आए। सिक्का उछालकर टॉस हुआ। हमारे कप्तान ने टॉस जीता और दूसरी टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हमारी टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आ गए और कप्तान द्वारा बताए गए स्थानों पर क्षेत्र रक्षण के लिए खड़े हो गए। डीएवी इंटर कॉलेज के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में आ चुके थे।
काला कोट पहने और सफेद टोप लगाए दोनों निर्णायक अंपायर भी मैदान में मौजूद थे। खेल शुरू हुआ। हमारी टीम के तेज गेंदबाज ने खेल की पहली गेंद फेंकी। बल्लेबाज जल्दबाजी कर बैठा और गेंद उसके बल्ले के बाहरी कोना लेते हुए विकेटकीपर के हाथों में जा पहुंची। इस तरह हमारी टीम को पहली सफलता मिली। अगला खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आया। दोनों ने बहुत तालमेल के साथ दूसरे विकेट की साझेदारी में 120 रन बनाए, जिनमें 10 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। हमारे कप्तान के पसीने छूट रहे थे। गेंद कुछ पुरानी हुई। कप्तान ने अब फिरकी गेंदबाज को गेंद सौंपी। उन्होंने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों के साथ तू चल मैं आया की कहावत चरितार्थ हो गई। एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होता चला गया। अभी 42 ओवर ही फेंके गए थे कि पूरी विपक्षी टीम 204 रनों पर सिमट गई। अब भोजनावकाश हो गया। इस समय दर्शकों में चहल पहल रही। अवकाश कब समाप्त हुआ पता ही नहीं चला। भोजन से निवृत्त होते ही विपक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए थे और वे गेंदबाजी तथा क्षेत्र रक्षण का अभ्यास करने लगे। इस बीच हमारी टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे और खेल आरंभ हो गया। दर्शकों का कोलाहल शांत हो गया। हमारे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बहुत सूझबूझ और गति के साथ स्कोर 80 तक पहुंचा दिया। 15 ओवर का खेल हो चुका था। दूसरी टीम के कप्तान ने अब स्वयं गेंद संभाली और क्षेत्र रक्षक चारों ओर फैला दिए। उसने बल्लेबाज को खुलकर खेलने के लिए ललकारा। पहली ही गेंद पर चौका लगा। अगली गेंद बल्लेबाज को चकमा दे गई। उसने बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला अड़ा दिया और गेंद बल्ले को छूती हुई स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथ में जा पहुंची। आरंभिक जोड़ी टूट गई। गेंदबाजों का हौसला बढ़ा और उन्होंने शीघ्र ही 4 विकेट ले लिए। अब हमारे खिलाड़ियों ने संभल संभल कर खेलना शुरू किया। शेष 25 ओवरों में 90 रन बनाने थे। 6 विकेट हाथ में थे। कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं था, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट की हर गेंद निर्णायक हो सकती है। सटीक गेंदबाजी और चुस्त क्षेत्र रक्षण से खेल रोमांचक क्षणों में पहुंच गया। दर्शकों में दोनों विद्यालयों के छात्र अपने अपने खिलाड़ियों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन कर रहे थे। अब 2 ओवरों का खेल शेष था और जीत के लिए 10 रन बनाए जाने थे। दोनों बल्लेबाजों ने आपसी तालमेल से विकेट के बीच दौड़ते हुए एक एक रन बनाना शुरू किया। क्षेत्र रक्षकों को करीब बुलाकर कप्तान ने इस तरह रन बनाने से रोकना चाहा। तभी बल्लेबाज ने स्थिति को समझाते हुए गेंद को ऊपर हवा में उछाल दिया। दूसरी दूरी पर कोई क्षेत्र रक्षक न होने के कारण गेंद सीमा रेखा से बाहर हो गई और हमारी टीम ने रोमांचक विजय प्राप्त की। बहुत से विद्यार्थी मैदान में उतर आए और उन्होंने बल्लेबाजों को कंधों पर उठा लिया। खेल समाप्ति पर मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरण किया। हमारी टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। सबसे पहले हमारी टीम के कप्तान को शील्ड प्रदान की गई। इसके बाद टीम का एक एक खिलाड़ी मंच पर आया और उसने पुरस्कार ग्रहण किया। हर बार दर्शकों और छात्रों की तालियों की कड़कड़ाहट से आकाश गूंज जाता था। इस प्रकार यह क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसके रोमांचक क्षण आज भी मेरी स्मृति में ताजा बने हुए हैं। तो हमने पढ़ा इस निबंध में कि किस प्रकार से लेखक ने बहुत अच्छा क्रिकेट मैच का वर्णन किया है। शब्दों को एक सीमा के अंतर्गत रखा गया है और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। भाषा एकदम स्पष्ट और सरल है। इसी प्रकार से हमें निबंध लेखन का अभ्यास करना चाहिए। जो अगला वाला निबंध है उसमें लेखक आदर्श अध्यापिका और या फिर अध्यापक के विषय में बता रहा है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। अध्यापक समाज और राष्ट्र का निर्माता होता है। एक अध्यापक की तुलना हम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी कर सकते हैं।
जैसे ब्रह्मा का कार्य संसार के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ को बनाना है, उसी प्रकार उन सब बने हुए मनुष्यों को संसार के व्यवहार योग्य बनाना, सजा सवार कर प्रस्तुत करना एक आदर्श अध्यापक का कार्य है। इन कार्यों को भली प्रकार पूरा करने के लिए अध्यापक को सुयोग्य, चरित्रवान तथा कर्तव्य परायण होना चाहिए। हमारे देश भारत में प्राचीन काल में प्राय आदर्श अध्यापक ही होते थे तथा उन्हें ही अध्यापन का कार्य सौंपा जाता था। ऐसे अध्यापकों का जीवन स्वार्थ तथा लोभ से दूर रहता था। उनका जीवन तपोमय तथा हृदय विशाल होता था, परंतु आज हमें इसके विपरीत ही स्थिति दिखाई पड़ती है। आज के अध्यापक में ऐसा कर पाने का गुण व शक्ति नहीं रह गई है। उनकी मनोवृत्ति आम व्यवसायियों और दुकानदारों जैसी हो गई है, जिनका मुख्य लक्ष्य धन कमाना होता है तथा खुद के जीवन को ऊंचा उठाता। आदर्श अध्यापक में अनेक गुण विद्यमान होते हैं। वह प्रत्येक विद्यार्थी के साथ प्रेम व्यवहार करता है। वह दीन दुखी तथा असहाय विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार सहायता करना अपना कर्तव्य समझता है। वह सच्चे अर्थों में विद्वान होता है। उसका अपने विद्यार्थियों के सम्मुख एक एक पग आदर्श का होता है। वह सदैव अपने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अपना जीवन लगा देता है। उसका हृदय परोपकारी होता है। आदर्श अध्यापक कभी भी अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होता। वह समाज व राष्ट्र को ऐसी संपत्ति प्रदान करता है जिसे पाकर उस समाज व राष्ट्र के प्राणी युगों युगों तक शांति व आनंद प्राप्त करते रहते हैं। परंतु खेद है कि आज के युग में ऐसे आदर्श अध्यापक बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। परंतु जिन राष्ट्रों तथा समाजों को ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। तो हमने जाना कि किस प्रकार से आदर्श अध्यापिका और अध्यापक पर हम निबंध लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो लेखक है उसने ज्यादा विस्तार नहीं दिया है, अपने निबंध को मुख्य बातें बताने की कोशिश की है। तो कई बार हमारे सामने बच्चों ये दिया रहता है कि हमें इतने शब्दों के अंतर्गत अपने निबंध को लिखना है। जब भी हम निबंध लिखें तो ये बात ध्यान रख के लिखें कि हमें उस सीमा से ज्यादा पर नहीं जाना हो। ठीक है, अगला है, एक और निबंध पढ़ लेते हैं। बिजली जीवन का एक अंग। तो इसमें बिजली के बारे में बताया गया है कि वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग किस प्रकार से। आजकल बिजली हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन गई है। इसके बिना हमारा जीवन निरर्थक सा प्रतीत होता है। इसके बिना हमारे उद्योग धंधे तथा कृषि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए हैं। विद्युत द्वारा चलने वाले नलकूपों से खेतों में सिंचाई भी सुगम हो गई है। इसके विपरीत यदि हम कल्पना करें कि आज बिजली न होती तो हमारा जीवन कैसा होता, यह सोचकर ही हमें एक भय सा लगता है कि हम कितनी परेशानियों से गुजर रहे होते। गर्मी के दिनों में बिजली न होती तो न पंखे चलते, न कूलर और न ही एयर कंडीशनर वातानुकूलित चलते। गर्मी से हमारा बुरा हाल होता। सर्दी के दिनों में रोशनी के बिना अंधेरा होता ही, साथ ही गीजर के बिना पानी गर्म नहीं होता तथा हम अपना कमरा भी गर्म नहीं कर पाते। विद्यार्थियों के लिए तो परीक्षा के दिनों में यह एक अभिशाप सी बन जाती। वे अपनी परीक्षा की तैयारी भली भांति नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त बिजली के बिना कारखानों की गति मंद पड़ जाती। कृषि का उत्पादन भी प्रभावित होता। ट्यूबवेल न चल पाने से खेतों की सिंचाई बहुत महंगी पड़ती, जिससे हमारे उत्पादन में कमी आती। इसके बिना एक्सरे, सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड जैसे अनेक यंत्र जो बिजली से चलाए जाते हैं, न चलाए जाने पर हमें अनेक रोगों के इलाज में कठिनाई होती। बिजली ने जो हमें अन्य बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राम, बेतार का तार आदि, इनसे हम वंचित रह जाते। यहाँ तक कि इसके द्वारा जो अनेक तीव्रगामी यातायात के साधन जैसे ट्राम, रेल आदि चलाई जाती हैं, नहीं चल पाती, जिससे हमारा जीवन बहुत धीमी गति से चल रहा होता। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक सुविधाएं जैसे कैमरों द्वारा फोटो नहीं खींचे जाते। फोटो स्टेट न होने पर हमारे अनेक कामों में बाधाएं आती। इस तरह यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी बन चुकी है। इसके बिना जीवन बड़ा दूभर है।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विद्युत जो आज के युग की बहुत ही आश्चर्यजनक व लाभकारी खोज है। यदि यह न होती तो हमारा जीवन बड़ा ही भयावह, निरर्थक तथा कष्टदायक होता। तो बच्चों, हमने इस निबंध में भी यही जाना कि किस प्रकार से सटीक भाषा का एकदम प्रयोग किया गया है, शब्दों का चयन करने में सावधानी बरती गई है। तो जब भी आप लेखन का कार्य करें, निबंध लेखन का कार्य, तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगला है निबंध हमारा बाल दिवस। तो चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। बाल दिवस। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों को बहुत स्नेह करते थे, इसलिए उनकी याद में उनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे जो आज की कोमल कलियां हैं, वे ही कल के खिलने वाले फूल हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज भी बच्चों का है, कल भी। अतः प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वे अपने देश के बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर समुचित ध्यान दें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाने का प्रयोजन यह भी है कि बच्चे अपने देश का भविष्य हैं, अतः उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, प्रगति और विकास आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका किसी भी स्तर पर शोषण नहीं होना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बाल दिवस का आयोजन होता है। नेहरू जी को गुलाब का फूल और गुलाब के फूल समान खिले रहने वाले प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अधिक प्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया। स्वयं बच्चे भी नेहरू जी को बहुत अधिक प्यार करते थे और वे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। नेहरू जी प्राय बच्चों के बीच घुल मिल जाते थे। नेहरू जी को बच्चों से इतना अधिक प्यार था कि वे बहुत अधिक व्यस्त रहने पर भी बच्चों के लिए समय अवश्य निकाल लेते थे। यही नहीं, कभी कभी तो वे रास्ते में किसी क्षण किसी भी बच्चे को देखकर अपनी गाड़ी रुकवाकर उस बच्चे को गोदी में उठाकर पुचकारते थे तथा उससे बातें करने लग जाते थे। इस अवसर पर विद्यालयों में समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कविता, गीत, नाटक, भाषण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं तथा कई विद्यालयों में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। उन प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। दिल्ली में शिक्षा विभाग की ओर से यह दिवस सामूहिक रूप से नेशनल स्टेडियम में मनाया जाता है, जहां सभी विद्यालयों से चुने हुए विद्यार्थी एकत्रित होते हैं तथा अपने चुने हुए कार्यक्रम दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। बहुत से बच्चे इस दिन अपने प्रिय चाचा नेहरू की समाधि पर शांति वन में जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं तथा चाचा नेहरू के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस दिन बच्चों को नेहरू जी की स्मृति चिन्ह, गुलाब का फूल तथा मिठाइयां दी जाती हैं। इस प्रकार प्रसन्नता और मनोरंजन के साथ बाल दिवस का आयोजन संपन्न हुआ करता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा बाल दिवस का निबंध। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये निबंध लिखा गया है, किस प्रकार से इसकी रचना की गई है। एकदम सरल शब्दों का प्रयोग निबंध के अंतर्गत किया गया है और लेखक जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो हम अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। तो जब भी निबंध लिखा जाता है, जो भी अनुच्छेद उसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुच्छेदों को लिखने में क्रमबद्धता हो, कि हम किस प्रकार से निबंध की शुरुआत करें और फिर किस प्रकार से उसको विस्तार देते हुए आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि जो हम बात पहले कहना चाह रहे हैं वो बाद में कहें और बाद वाली जो बात है वो पहले ही लिखते हैं। इससे क्या हो जाती है, इससे जो हमारा निबंध है उसमें एक कंफ्यूजन, हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे निबंध को लिखकर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक रूपता हो, क्रमबद्धता हो जब भी हम निबंध का लेखन करें। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसका जो अभ्यास कार्य है, अब बताइए इनमें से निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं जिस पर आपको निबंध लिखना है। ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करेंगे। पहला है स्वतंत्रता दिवस। आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में निबंध लिखना है। समाज में नारी का स्थान, हमारे जो समाज है
उसमें नारी को क्या स्थान प्राप्त है उसके बारे में लिखना है। शिक्षा में आरक्षण, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में विस्तार देते हुए निबंध लिखना है। और अगला है आपका हमारा विद्यालय, आपको अपने विद्यालय के ऊपर एक निबंध लिखना है। तो हमने ये पाठ अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं और ये हमारी भाषा में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे और निबंध लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। जो आपको कार्य दिया गया है उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।